हाय, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 46 टू सेक्शन 50 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को समझेंगे, जो हमें बताता है कि टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि किस जगह पे और किस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, वो हमें इन सेक्शंस के अंदर बताया गया है। तो ये हमारे एग्जाम्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपसे पूछ सकता है, मतलब जब वो प्रीलिमिनरी एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर वो पूछ सकता है, या फिर जो मेंस होते हैं उसके अंदर भी इसमें से छोटा एक शॉर्ट नोट इसके ऊपर आ सकता है कि टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस हिसाब से डिसाइड होती है। तो ये सेक्शन 46 से लेकर सेक्शन 50 तक अंदर हमें दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले आप अपने बेयर को खोल लीजिए, हम बेयर एक्ट में से रीड करते हैं और साथ में कुछ एग्जांपल्स लेते जाएंगे, जिससे हमें ये सेक्शंस जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि इनके अंदर क्या दिया गया है। तो हम बेयर एक्ट में से रीड करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिया गया। सेक्शन 46 को अगर हम रीड करें तो बोलता है टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। सबसे पहले टाइम बता रहे हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए क्या टाइम है। वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड, कि जहां पे प्रॉमिसी के द्वारा प्रॉमिसर को कोई एप्लीकेशन नहीं देनी उसकी परफॉर्मेंस के लिए, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई टाइम भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया। तो फिर ऐसे केस के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को किस टाइम पे परफॉर्म किया जाएगा, ये हमें इस सेक्शन के अंदर बताया गया है। ये सेक्शन बोलता है कि वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट अ प्रॉमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी, कि भाई प्रॉमिसर को अपना जो पार्ट है वो कैसे परफॉर्म करना है, प्रॉमिसी के बिना एप्लीकेशन दिए है उसको परफॉर्म करना है। यहाँ पे प्रॉमिसी को एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है कि भाई तू अपने पार्ट को परफॉर्म कर, उसको बिना उसकी एप्लीकेशन के अपने पार्ट को परफॉर्म करना है। एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, और उसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर कोई टाइम भी स्पेसिफाइड नहीं है कि कितने टाइम के अंदर या किस टाइम पे इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है। तो ऐसे केस के अंदर द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो इस केस के अंदर उसको अपनी परफॉर्मेंस एक रीजनेबल टाइम के अंदर करनी है। अब रीजनेबल टाइम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो हर एक केस के अंदर वेरी करेगा उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। अब जैसे इसके अंदर मैं एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि ए जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि ए ने बी के 1000 रुपए देने हैं लोन के। भाई ए ने लोन लिया बी से और वो उसने उसको 6 महीने के अंदर वापस करनी है, मतलब ए ने बी को 6 महीने के अंदर 1000 रुपए देने हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है कि ए जो है वो काम पे जाता है सुबह 6 बजे और वापस आता है जिस वक्त बी जो है वो काम पे जा रहा होता है। तो ये सिर्फ किस वक्त मिल पाते हैं, जिस वक्त वो आता है, मतलब जिस वक्त ए घर आता है और जिस वक्त बी निकलता है, मान लीजिए शाम को 9 बजे। तो ये सिर्फ इसी टाइम पे मिल पाते हैं, मतलब कि वो 9 बजे जा रहा है अपनी नाइट शिफ्ट के लिए और ये अपने काम करके आ रहा है, तो उनका जो मीटिंग पॉइंट है वो सिर्फ 9 बजे हो पा रहा है। तो यहाँ पे रीजनेबल टाइम क्या हो जाएगा कि वो जो 1000 रुपए उसने उसको वापस करने हैं वो कितने बजे करे, 9 बजे करे। तो ये क्या हो जाएगा, रीजनेबल टाइम हो जाएगा। तो ये हर एक फैक्ट हर एक सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वेरी करता रहेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल के हिसाब से दिया, ऐसी कुछ और फैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ और सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो उस हिसाब से वो वेरी करता जाएगा कि क्या रीजनेबल टाइम होगा जहां पे प्रॉमिसी ने कोई नोटिस नहीं देना और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया कि भाई किस टाइम पे इसको परफॉर्म करना है। तो उस केस के अंदर जो रीजनेबल टाइम होगा उसके अंदर उसको परफॉर्म कर देना। और रीजनेबल टाइम की कोई डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं दी गई, ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा कि वो रीजनेबल टाइम क्या है, जैसे मैंने इस एग्जांपल के अंदर दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, सेक्शन 47 के ऊपर। सेक्शन 47 हमें बताता है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड। अब जैसे अभी सेक्शन 46 था, यहाँ पे क्या था, ना तो एप्लीकेशन देनी थी प्रॉमिसी को, प्रॉमिसर को कि भाई अपने पार्ट को परफॉर्म कर, और ना ही कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई टाइम स्पेसिफाइड किया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि टाइम तो स्पेसिफाइड कर दिया गया कि किस टाइम पे करना है, लेकिन कोई एप्लीकेशन नहीं देनी उसको परफॉर्म करवाने के लिए। तो यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्मेंस होगी, When a promise is to be performed on a certain day, कि भाई जो प्रॉमिस है एक अब डिसाइड हो गया कि इस दिन करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया, एक मैं अपना एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये बोला गया कि संडे को परफॉर्म करना है आपको, ये डे बता दिया, किसी भी संडे को परफॉर्म करना है, ठीक है। एंड द प्रॉमिसर हैज अंडर, ये मैंने जैसे बोल देता हूँ जुलाई के फर्स्ट संडे को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो एंड द प्रॉमिसर हैज अंडरटेकिंग टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी, और प्रॉमिसर इस बात से एग्री हुआ था कि प्रॉमिसी को मेरे को एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप इस दिन पे परफॉर्म कर दूंगा, आपको मेरे को कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, मैं परफॉर्म कर दूंगा। बाय द प्रॉमिसी द प्रॉमिसर मे परफॉर्म इट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। तो प्रॉमिसर किसी भी यूजुअल आवर्स के ऊपर उसको परफॉर्म कर सकता है ऑन सच डे एंड एट द प्लेस एट विच द प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म, उस दिन और उस जगह पे जहां पे उस प्रॉमिस को होना था।
अब जैसे मैंने संडे का बताया, तो संडे के ऊपर अगर जो यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, मान लीजिए कि वो काम करते हैं संडे के दिन सुबह 6 से लेके शाम को 5 बजे तक, तो उस टाइम के बीच में वो अपने पार्ट को परफॉर्म कर सकता है। जो डे उन्होंने फिक्स किया था उस दिन जो बिजनेस आवर्स हैं और जिस प्लेस पे उन्होंने फिक्स किया था वहां पे वो कर देंगे जो भी उनका। जैसे अब एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे इसके अंदर इलस्ट्रेशन दी गई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही, ए प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स एट बीज वेयर हाउस ऑन 1 जनवरी। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ए प्रॉमिस करता है बी से कि भाई मैं 1 जनवरी को तेरे वेयर हाउस पे सामान डिलीवर कर दूंगा। ऑन द डे ए ब्रिंग्स अ गुड्स टू बीज वेयर हाउस, अब 1 जनवरी को ए जो है बी के वेयर हाउस पे गुड्स तो लेके आता है, लेकिन बट आफ्टर द यूजुअल आवर्स ऑफ क्लोजिंग इट, कि भाई लेकिन जब 6 बजे मेरे वेयर हाउस बंद हो जाता है तो 7 बजे लेके आ रहा है। तो ऐसे केस के अंदर एंड दे आर नॉट रिसीव्ड, अब उसको रिसीव नहीं किया गया, वो तो चला गया अपना वेयर हाउस बंद करके। ए हैज नॉट परफॉर्म हिज प्रॉमिस, तो यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा कि ए ने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि उसने सेक्शन 47 को सही से फॉलो नहीं किया, जिस हिसाब से कि जो टाइम था उसको उसने फॉलो नहीं किया उसको परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे मान लिया जाएगा कि उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। फिर अब नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं, सेक्शन 48 के ऊपर। सेक्शन 48 हमें बताता है एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन डे टू बी प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, इसके अंदर मैं एक एग्जांपल दे दूंगा। यहाँ पे बोल रहा है मेरा प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डे, कि भाई हमने एक सर्टेन डे के ऊपर जो है प्रॉमिस किया है कि ये मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा, उस दिन एक सर्टेन डे के ऊपर परफॉर्म करूंगा। एंड द प्रोमिसर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, लेकिन प्रोमिसर कहता है कि जब मेरे को एप्लीकेशन मिलेगी ना आपसे तभी मैं पूरा करूंगा उसको, तभी मैं उसको परफॉर्म करूंगा, जब प्रोमिसी से एप्लीकेशन मिलेगी प्रोमिसर को। It is the duty of the promisee to apply for performance at a proper place and within the usual hours of business। तो अब यहाँ पे ये उसकी ड्यूटी बन जाती है किसकी, प्रोमिसी की, कि वो उसको नोटिस दे, भाई उसको बोले कि भाई मेरा ये प्रॉमिस कर, अपने पार्ट को परफॉर्म कर, कब, और वो जो प्रॉमिस दिया जाए, वो जो नोटिस दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, प्रॉपर प्लेस के ऊपर बोला जाएगा कि इसको प्रॉपर प्लेस पे परफॉर्म कर, और दूसरा विद इन द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस के अंदर ही दिया जाएगा। ये नहीं कि रात को 10 बजे जाके दिया जा रहा है, 11 बजे दिया जा रहा है। जो यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस है उनके, अगर मान लीजिए 10 से 5 का काम करते हैं तो उसके बीच में उसको वो नोटिस देना है, इस टाइम पे इसको परफॉर्म कर दे। अब यहाँ पे जो रीजनेबल टाइम, वही हमें नहीं रीजनेबल टाइम वर्ड नहीं, द क्वेश्चन व्हाट इज द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस इन ईच केस, पर्टिकुलर केस अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि क्या प्रॉपर टाइम और प्लेस होगा, वो हर एक केस के अंदर वेरी करेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे अभी मैंने पिछले एग्जांपल दिया था कि ए ने बी को बोला कि मैंने तेरे पैसे देने हैं, पर उन्होंने डे डिसाइड कर था कि किस दिन देने हैं, 5,000 रुपए देने हैं ए ने बी के। अब उसमें क्या था कि भाई ए कहता है मैं तभी दूंगा जब तू मेरे को नोटिस देगा कि भाई मेरे पैसे दे दे। अब बी जब उसको नोटिस देगा ना, तो वो उसके ऊपर टाइम बताएगा, मतलब उसको यूजुअल आवर्स के अंदर देगा, और प्लेस बताएगा कि किस जगह पे देने हैं, और वो जो टाइम होगा वो क्या होगा, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस होंगे। तो ये हमें सेक्शन 48 के अंदर बताया गया। फिर सेक्शन 49 बताता है प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स फॉर परफॉर्मेंस, कि इसको कैसे परफॉर्म किया जाएगा, इस प्रॉमिस को कैसे परफॉर्म किया जाएगा जहां पे कोई भी एप्लीकेशन नहीं करनी, मतलब एप्लीकेशन नहीं देनी प्रॉमिसी ने प्रॉमिसर को कि भाई आप अपने पार्ट को परफॉर्म कीजिए, और नो प्लेस फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस, और कोई भी फिक्स प्लेस फिक्स नहीं की है कि किस जगह पे उसकी परफॉर्मेंस करनी है, तो इस जगह पे कैसे वो अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे बोलता है व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी, कि भाई जब ऐसा प्रॉमिस को परफॉर्म करना है जहां पे कोई एप्लीकेशन नहीं दी जाएगी प्रॉमिसी के द्वारा उसको परफॉर्म करने के लिए, एंड नो प्लेस इज फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस, और कोई भी फिक्स प्लेस भी कोई फिक्स नहीं की गई कि इस जगह पे इसको परफॉर्म करना है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर टू अप्लाई द प्रोमिसी टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। तो ये किसकी ड्यूटी बन जाती है, प्रोमिसर की ड्यूटी बन जाती है, प्रोमिसी से पूछे कि मेरे को किस जगह पे मैं इसको परफॉर्म करूं, कि एक रीजनेबल प्लेस अपॉइंट करो कि मैं इसको कहां पे परफॉर्म करूं, एंड टू परफॉर्म इट एट अ सच प्लेस, और वो फिर उसको उस जगह पे करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ए अंडरटेक्स टू डिलीवर 1000 मोन्स ऑफ जूट टू बी ऑन अ फिक्स्ड डे, कि भाई वो कहता है कि मैं तेरे को क्या करूंगा, 1000 मोन्स ऑफ जूट सप्लाई करूंगा बी को एक फिक्स डे के ऊपर। ए मस्ट अप्लाई टू बी अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस, तो ए बी से पूछेगा, उसके पास अप्लाई करेगा कि भाई मुझे बता कि रीजनेबल प्लेस कहाँ है जहां पे मुझको ये सप्लाई करने हैं, प्लेस फॉर पर्पस ऑफ रिसीविंग इट, एंड मस्ट डिलीवर इट टू हिम एट सच प्लेस, और उसको फिर उस जगह पे जो भी वो प्लेस बताएगा उसको वहां पे वो उसको डिलीवर कर देगा। तो ये हमें सेक्शन 49 के अंदर बताया गया। उसके बाद हमें सेक्शन 50 के अंदर बताता है कि परफॉर्मेंस इन अ मैनर, कि किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, उसका जो मैनर है
और एक टाइम प्रिस्क्राइब या फिर जो भी टाइम प्रिस्क्राइब है उसको परफॉर्म करने का, और सैंक्शन बाय प्रोमिसी या फिर जो भी सैंक्शन किया गया है प्रोमिसी के द्वारा, तो वो उसी हिसाब से उसको परफॉर्म करना होगा। किसको? प्रोमिसर को। क्या बोलता है? द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस मे बी मेड इन एनी मैनर, की जो प्रॉमिस है वो किसी भी तरीके से किया जा सकता है, और एट एनी टाइम विच द प्रोमिसी प्रिस्क्राइब्स और सैंक्शन, तो जो भी टाइम और जिस भी तरीके से उसको परफॉर्म करने के लिए प्रोमिसी के द्वारा बोला जाएगा प्रोमिसर को, उसको उसी तरीके से उसको परफॉर्म करना होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें, ए डिजायर्स बी हु ऑज हिम ₹100, कि ए बी से चाहता है कि जिसने उसको 100 रुपए देने हैं, टू सेंड हिम नोट फॉर ₹100 बाय पोस्ट, तो उसको बोलता है कि भाई तुम मेरे को पोस्ट के थ्रू ये 100 रुपए भेजियो। द डेब्ट इज डिस्चार्ज एज सून बी पुट्स इनटू द पोस्ट अ लेटर कंटेनिंग द नोट ड्यूली एड्रेस टू ए, तो यहाँ पे उसकी लायबिलिटी कब खत्म हो जाएगी? बी की, जब वो 100 रुपए का नोट पोस्ट के अंदर जाके डाल देगा, लेटर बॉक्स में डाल देगा कि भाई अब मैंने इसको भेज दिए, तो उसकी वहां पे लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। भाई जो मेथड तूने बोला था मैंने उस मेथड को फॉलो करके मेरे पास से 100 रुपए चले गए, तो मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई, जिस हिसाब से बोलता। ऐसी ए और बी 2000 रुपीज की, ए ने बी के 2000 रुपए देने थे, बी एक्सेप्ट सम ऑफ एज गुड्स इन रिडक्शन ऑफ द डेब्ट, तो बी क्या करता है? कुछ ए के गुड्स एक्सेप्ट कर लेता है उस अमाउंट के रिडक्शन के अंदर, 2000 से कम के कुछ गुड एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि ठीक है तूने अपने पार्ट को परफॉर्म कर दिया। द डिलीवरी ऑफ द गुड ऑपरेट एज अ पार्ट ऑफ पेमेंट, तो यह मान लिया जाएगा कि जब वो डिलीवरी उस गुड्स की कर देगा तो वो मान लिया जाएगा कि उसने अपने पार्ट को परफॉर्म कर दिया। भाई जिस हिसाब से प्रोमिसर ने बोला उस हिसाब से मैंने अपना काम कर दिया, जिस मैनर में बोला, जिस टाइम पे बोला मैंने वो कर दिया, तो मेरी तरफ से जो है अपना जो पार्ट है वो परफॉर्म हो गया। तो ये टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस हमने सेक्शन 46 से लेके सेक्शन 50 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर समझा। अब जो नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम आगे के सेक्शंस देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम खत्म कर लेंगे।